नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। धीरे धीरे ट्रैक पे वापस आते हैं। अपना काम है सरकार की पॉलिसीज़ की चीरफाड़ करना, उनकी कमियों को देखना, उसके दुष्परिणामों पे बात करना। 3 साल पहले मैंने आपको बाकायदा एक वीडियो बना के, बल्कि 1.5-2 साल ही हुआ होगा, ये बताया था कि किस तरह से हिंदुस्तान में सिर्फ किसी एक A1 को या A2 जो भी मान लो सपोर्ट करने के चक्कर में हिंदुस्तान का पूरा टेलीकॉम सेक्टर बर्बाद होने वाला है। किस तरह से भारत में दाम बढ़ने वाले हैं टेलीफोन सेवाओं के और उससे देश पे क्या असर पड़ेगा। इस छोटे से समय में ही किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ा है, किस तरह से भारत के आम आदमी के ऊपर संकट खड़े हो गए हैं, इसको आज हम समझेंगे। ताज़ा आंकड़े जो आए हैं वो बेहद चिंतित करने वाले हैं और बातचीत हम इसी पे कर रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में जो कनेक्शन है, ये देखिए, जो कनेक्शन है भारत में मोबाइल के कनेक्शन, वो तेज़ी से कम हो रहे हैं। और कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग 1000 रुपये महीने मोबाइल फ़ोन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। हालत ये है कि 2019 से 22 के बीच में हर साल करीब 1.25 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख नए कनेक्शन हो रहे थे मोबाइल फ़ोन के। और अब हालत ये है कि जो 1.25 करोड़ था वो 8 लाख भी नहीं बचा, 7.9 लाख केवल नए कनेक्शन साल में जुड़ रहे हैं। सीधे सीधे ये 93% की कमी है। जो ग्रोथ है टेली डेंसिटी बढ़ने की हिंदुस्तान में, लोगों के ये जो आंकड़े होते हैं ये बिक्री के आंकड़े नहीं हैं, आंकड़े इस बात के हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के पास जो मोबाइल की पहुंच थी वो जो तेज़ी से बढ़ रही थी, अब वो ग्रोथ कम हो गई है और ये चौंकाने वाली है। 93% की कमी। इसके अलावा टेली डेंसिटी भी जो है, पहले 140 लोगों पे 100 लोगों पे 140 कनेक्शन होते थे। डुअल सिम का ज़माना आ गया है ना, और अब वो आके कुल 128 हो गए हैं। यानी यहाँ पर भी 8.5% की गिरावट आई है। ये भी पहली बार हो रहा है, अभी तक लगातार बढ़ रहा था। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट की जो ग्रोथ है वो 25% हर साल की दर से हो रही थी, वो 12.5% पे टिक गई है, थम गई है और आगे जाके और कम होने के आसार हैं। अब आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में, दुकानदार बोलेगा भैया पेमेंट कैश हो तो दे दो, नहीं तो रहन दो। क्यों? इस पे हम आएंगे और ये समझेंगे कि ये दुर्गति क्यों हो रही है। अगर देश इंटरनेट से कट जाएगा, अगर देश टेलीफोन से कट जाएगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इसकी एक लंबी सूची है। जैसे कि एक यूपीआई का मैंने आपको बताया कि यूपीआई के पेमेंट्स घटने लग गए। क्यों? क्योंकि जो छोटा आदमी है, ऑटो वाला है, रिक्शे वाला है, या कोई गरीब छोटा दुकानदार है जो फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो व्यक्ति अब यूपीआई से पेमेंट अफोर्ड करने के लिए 1000 रुपये महीने का मोबाइल कनेक्शन नहीं ले सकता। 1000 रुपये का मोबाइल कनेक्शन लेगा और हालत ये है कि जो मोबाइल के हैंडसेट है उसके दाम भी तेज़ी से बढ़े हैं। उसके पीछे भी सरकार की नीतियां हैं। मैं आगे आऊँगा वो कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण ये हालात बन रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे डाटा और टेलीफोन लोगों से रोज दूर होता है, उसमें बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव भी आते हैं। जब सस्ता था मोबाइल, इंटरनेट भी सस्ता था। पहले एक ज़माने में सबसे सस्ता इंटरनेट होता था भारत में, फ्री डेटा, ये डेटा लोग कह रहे थे। तो उस समय में हमारे यहाँ पर टेली डेंसिटी बढ़ने से महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ। सारी महिलाओं के पास फ़ोन था। फ़ोन एक सुरक्षा उपकरण भी है। जब इमरजेंसी हो आप फ़ोन मिला के कहीं ना कहीं बच सकते हो। कहीं रात को जा रहे हो, आपके हाथ में एक भरोसा रहता है। घर की बुजुर्ग औरतें जो है उनके पास फ़ोन रहने से ये एम्पावरमेंट है, ये एक तरह की ताकत है जो महिलाओं के पास आती है। गरीबों और मज़दूरों के लिए हो रहा था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो फ़ायदा होता है वो भी उनको फ़ोन के ज़रिए ही पता चल रहा है। आप सोचिए, मनरेगा में कहीं पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये जानकारी उसको अपने मोबाइल पे ही मिलती है और उसके ज़रिए वो आदमी जाके वहाँ ज्वाइन करता है। अब दलाली बढ़ने लग गई है इसमें।
इसी तरह से मंडियों के अंदर जो भाव चल रहा है अनाज का, सामान का, ये जानकारी किसान को मोबाइल से ही मिलती है। लेकिन 1000 रुपये महीने इस बात के लिए तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा। तो धीरे 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 करके जो डिजिटल क्रांति है, डिजिटल डिवाइड है हिंदुस्तान में, अमीर की डिजिटल सुविधा और गरीब की डिजिटल सुविधा बढ़ती जा रही है। और ये कीमत गरीब चुका रहा है, अमीर आदमी के ऊपर उसका जो खर्चा है उसकी चुना रहा है। जी, अमीर की सुविधा के लिए गरीब का पेट काटा जा रहा है, गरीब के मोबाइल महंगे किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं इस पे भी हम आएंगे। और हालत ये है कि अब गरीब महिलाओं पे जो असर पड़ा है वो तो पड़ा है, और महिलाओं को आपातकाल में जो एक सुविधा रहती थी 108 112 नंबर की, वो उनके हाथ से छिन गई है। स्टार्टअप्स जो हिंदुस्तान के हैं उनके लिए भी बड़ी स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्टार्टअप मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हाउसिंग.com या दूसरी जो कंपनी है, आपको सुनने में लगेगा ये तो प्रॉपर्टी के लिए है, तो किराए पे मकान लेने और देने का काम अमीर को तो छोड़ दीजिए, 4000 5000 रुपये महीने वाला आदमी है किराए वाला, वो अब इन कंपनियों से और दूर हो जाएगा। यानी इनकी पहुंच जो गांव तक और गरीब तक होने वाली थी इन कंपनियों की, इनका काम सिमट जाएगा। जो ऑनलाइन डिलीवरी वाला मामला है, जो आदमी आपके घर पे सामान पहुंचाता है, हिंदुस्तान में कभी कहीं किसी के सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, कहीं किसी के ड्रॉप हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति दूसरा सिम भी रखता है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। 2000 रुपये महीने 2 सिम का अफोर्ड करना आसान नहीं है। इसके कारण स्टार्टअप्स भी नुकसान उठा रहे हैं। पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा और ये लगातार दिक्कत बढ़ती जा रही है। और इस दिक्कत का जो समाधान है वो 49 रुपये 99 रुपये के ग्रामीण पैकेज लाने में ही टिका हुआ है। सरकार सब्सिडी दे, जैसे इंदिरा गांधी कुछ करके योजना है राजस्थान में महिलाओं को मोबाइल फ़ोन देने की, उस तरह की योजनाएं आएँ ताकि कम से कम लोगों तक पहुँचे। अब हम समझते हैं कि ये सब बंटाधार के पीछे कारण क्या है और बाकी दुनिया के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है। तो पहले बात करते हैं कि हमारा बंटाधार कैसे हुआ और दुनिया के मुकाबले हम कैसे पिछड़ गए, उस पर उसके बाद आएंगे। भारत में कुछ नीतियां बनाई सरकार ने, उन नीतियों के कारण 2 कंपनियां बर्बाद हो गईं। एक सरकार की खुद की कंपनी थी BSNL और दूसरी कंपनी थी वोडाफोन। हालत ये है कि अत्यधिक ऊंची बोलियां लगीं, 4 गुना और 5 गुना ज़्यादा स्पेक्ट्रम जब नीलाम हुए, इसके कारण जो नेटवर्क क्वालिटी है वो 3G और उसकी तो ख़राब हो ही गई। ये कंपनियां उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थीं और BSNL को और वोडाफोन इंडिया को कहा गया तुरंत भुगतान करो, किश्तों में भुगतान नहीं लेंगे, और इससे ये कंपनियां आर्थिक बोझ में दब गईं। अब इस बीच में जब वोडाफोन डूबने लगता है तो सरकार तरह तरह की नीतियां लेके आती है। अब वो कर्ज में दब गया है तो वो कह रहा है कि भैया हमको जो कर्जा दिया है आपने, उस कर्ज के बदले आप हमारे शेयर ले लो। अब वो फंसा हुआ संकट में। BSNL को आपने 4G में भी ऑक्शन नहीं लेने दिया क्योंकि A1 की कंपनी जियो आ रही थी 4G की दुनिया में और उसको जमाना था। तो BSNL को आपने कंपटीशन से बाहर किया, वोडाफोन को आपने डुबो दिया। नतीजा ये हुआ कि वो फंस गए और ऊपर से सरकार 18% GST, यानी बांग्लादेश में 5% है, श्रीलंका में 12% है, हम लोग 18% टैक्स मोबाइल इस्तेमाल करने वाले के ऊपर लगा रहे हैं। और ये विवाद जो बढ़ गया उसके कारण एक AGR विवाद आया, आप जानते हैं। उसमें वोडाफोन इंडिया पर 58,254 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और BSNL पर 1,30,000 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। अब आप सोचिए कि 2 बड़ी कंपनियां कर्ज में दबी हुई हैं, जिसमें से एक सरकार की कंपनियां हैं। और इनकी दुर्गति की एक और वजह थी, एक तो महंगा सारा का सारा, और ऊपर से सरकार की तरफ से एक लूट की छूट देना। क्या लूट की छूट? जियो को 6 महीने फ्री सर्विस की अनुमति सरकार ने दे दी। बाजार में घुसा जियो, वोडाफोन को और BSNL को झाड़ू लगा के साफ़ करना शुरू कर दिया। BSNL को 4G का लाइसेंस ही नहीं मिला, वो टिक नहीं सकती थी
और वोडाफोन कर्ज में दबा हुआ था। यानी बड़ी मछली जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उसने स्पेक्ट्रम का दाम भी बढ़ाया, स्पेक्ट्रम भी उसने लिया, उसका सरकार से सुविधा भी ले ली, इनको साफ कर दिया और उसी वो बीएसएनएल का नेटवर्क एक टाई अप के तहत जियो जो है इस्तेमाल कर रहा था। और अभी हाल में खबर आई थी कि जियो ने उस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो पैसे तय हुए थे कौड़ियों के दाम पे जो लिया था उसका भी भुगतान नहीं किया, तो बीएसएनएल उसमें दबता चला गया। अभी उस पर ये पूछा गया कि भैया भुगतान क्यों नहीं, तो बोले इनको बिल ही जनरेट नहीं किया। अब बीएसएनएल वाले ने बिल क्यों नहीं जनरेट किया, इसकी जांच हो रही है। बहरहाल इसी के साथ साथ जियो को एक और छूट दे दे कि रिलायंस टेलीकॉम जो था आरकॉम, उसके नेटवर्क को आप किराए पे ले लो। अब आप सोचिए, जियो को किराए पे मिल सकता है, वोडाफोन को नहीं मिल सकता, ये रूल है, बना दिया हमने। अब आप सोचिए कि अगर एक कंपनी है जो स्पेक्ट्रम सस्ते में ली हुई है पहले से, उसका स्पेक्ट्रम दूसरी कंपनी किराए पे ले ले, तो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन से मोटा पैसा केंद्र सरकार को मिलना चाहिए था, उसकी जगह उसको रिलायंस का जो अनिल अंबानी वाली कंपनी का स्पेक्ट्रम मिल गया। इसके साथ साथ उसको बैंक गारंटी में छूट दी गई, जबकि बीएसएनएल को बैंक गारंटी पे मोटा ब्याज खर्च करना पड़ा। अब आप इससे लगाइए, अपनी कंपनी, देश की कंपनी, भारत की कंपनी, मेरी कंपनी और खुद उस सरकार की कंपनी जो ये नियम बना रही थी, उसके साथ भेदभाव किया गया। बीएसएनएल को मैंने बताया कि 2021 में जाके 5 साल की देरी से 4G का लाइसेंस मिलता है। जियो 2016 में लॉन्च हो जाता है और इन 5 साल में वो बीएसएनएल की चटनी बना देता है और उसके नेटवर्क का जो ग्राउंड नेटवर्क है, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है, उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। सरकारी जो टेंडर की प्रोसेस है उसमें टेंडर की प्रक्रिया डाल दी, तो जो चाइनीज़ वाइनीज़ कंपनियां हैं उसके फ़ोन भी नहीं खरीद पा रहा बीएसएनएल। आप सोचो, वो फंस गया। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, कॉलर ट्यून वगैरह वो नहीं दे सकता क्योंकि उस पर रोक लगा दी है बीएसएनएल पे। आप सोचिए सरकार ने। अब अगर आप आगे बढ़ें तो वोडाफोन आइडिया के साथ क्या हुआ, इसका भी एक हिसाब है। वोडाफोन इंडिया के 16,000 करोड़ का जो एक उसकी लाइबिलिटी थी एजीआर की, उसको माफ़ नहीं किया गया। एफडीआई का जो नियम था उसमें विदेशी निवेश पे 26% का कैप, जबकि जियो को गूगल और फेसबुक से फंडिंग मिलती है। एक कंपनी विदेशी पैसा 26% से ज़्यादा नहीं लगा सकती, दूसरी कंपनी विदेशी पैसा लगा सकती है। इस तरह से धीरे धीरे करके सारी कंपनियों को ख़त्म किया गया और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। इंटरनेशनल यूजर चार्ज जो था, इंटरनल और जो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को यूज़ करता है उसके जो यूजर चार्ज थे, उनमें फ्री कॉल को बढ़ा दिया। 2500 करोड़ सालाना की वोडाफोन इंडिया की इससे आय ख़त्म हो गई। ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। मैंने फ़ोन मिलाया, उस तरफ वोडाफोन है, ठीक है। अब मैंने फ़ोन किया, उधर वोडाफोन वाले के घर पे फ़ोन किया, तो वोडाफोन वाला पहले ये कहता था कि भाई तुमने 1 रुपया लिया ग्राहक से, तो आधा नेटवर्क तो मेरा यूज हुआ है ना, उसके पैसे दो। तो पहले तो ये चलता रहा। जब जियो बड़ा प्लेयर बन गया तो जाहिर बात है ज़्यादा लोग फ़ोन करेंगे किससे, जियो से। कम लोग फ़ोन करेंगे वोडाफोन से, तो वोडाफोन को जियो से ज़्यादा पैसा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो चार्जेस थे इसको ख़त्म कर दिया, यानी कमर तोड़ दी। नेटवर्क उसका इस्तेमाल हो रहा है, जियो के ग्राहक कर रहे हैं, लेकिन उसको पैसा जो है उसको फ्री कॉल ज़्यादा कर दिया। अब इस चक्कर में जियो ने उनको मार दिया। इंटरनेट पे एकाधिकार जो बीएसएनएल का था वो एक्सक्लूसिव राइट्स छीन लिए गए, एयरटेल और जियो को दे दिए गए। आप देखिए, एक के बाद इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं। इस सब से अब जो सीन बन रहा है वो ये है कि बीएसएनएल को या तो आप 6G में दे दो प्राथमिकता, वो आप दे नहीं रहे हो। बीएसएनएल कर्ज में दमा हुआ है और दूसरी तरफ दोस्त A1 हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राजा हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें भी अडानी जी जो हैं वो A2 जो कहिए वो मोटा माल कमा गए। मोदी जी उनके ड्रोन्स की तारीफ़ कर रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश में, और वो ड्रोन जो है, उस ड्रोन का क्या खेल है, वो उनका ड्रोन ही नहीं है, वो इजराइल का ड्रोन है। आधे दाम में जो है वो आधा उसको हिंदुस्तान मेड इन इंडिया बनाया गया है। उस मेड इन इंडिया बनाने में सुविधा हो, उसके लिए भी रूल सरकार ने बदला। पूरा वीडियो कल देख लीजिएगा। उसी तरह से ये हाल है। अब जो दशा है टेली डेंसिटी की, दूसरी चीज़ों की, उसके कारण अगर आप एक हिसाब लगाएं कि किस तरह से
दाम बढ़ा दिए इन कंपनियों ने। इस सब चीज़ों का कारण यह है कि दो कंपनियों की मोनोपोली हुई, इन कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए बेतहाशा, और जब आपने दाम बढ़ा दिए तो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। असल दिक्कत यह है, साल डेढ़ साल पहले दाम बढ़ाए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में टेलीकॉम की डेंसिटी नष्ट होनी शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो 16 से 19 के बीच में 1 GB डाटा की कीमत 10 से 20 रुपए थी, जो अब 25 रुपए के आसपास पहुंच गई है, और ये जो है चीन के मुकाबले दुगना है। परचेज पावर पैरिटी को मिलाकर ये दाम चीन से मिलाया गया है, कोई हवाई सिस्टम नहीं है, बाकायदा कि भारत के लोगों की इनकम और उसके मुकाबले ये रखा गया है, तो ये चीन से दुगना है। नए कनेक्शन 12 करोड़ होते थे गांव में, जो 7.9 लाख है, यानी 93% की गिरावट, और इसकी वजह है डुओपोली। एक होती है मोनोपोली और एक डुओपोली। दो कंपनियां जियो और एयरटेल की का राज है, वो एक दूसरे के साथ बैठ के मीटिंग करके तय कर लेते हैं और उसी हिसाब से सब चलते रहते हैं। भारत को अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के मुकाबले अब पिछड़ गया। पहले हम दुनिया में आगे थे, अब दुनिया में हम पिछड़ गए हैं। हालत ये है कि भारत में $1.2 1 GB की कीमत होती है, और चीन में ये आधा डॉलर है, पाकिस्तान में $0.6 है, मतलब रुपए में 60 पैसे मान लो, और अमेरिका में ये $4.5 है। तो अगर आप देखें तो हम चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत महंगे हैं। 5G की जो पहुंच है वो भारत में करीब 12% लोगों तक ही है, चीन में 38% लोगों तक है। इसी तरह से महिला यूजर भारत में 54% है, श्रीलंका में 65% है। अब आप इस पूरी चीज़ को जब आप देखेंगे कि इस तरह से क्यों है, तो इसको भी हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं जो हमने शुरू में बात की थी कि अमीरों के लिए गरीबों पे मार पड़ी है। अब कैसे पड़ी है? जिन कंपनियों ने ये टैरिफ बढ़ाया है और ये मोबाइल को महंगा किया है, वो दो कंपनियां हैं, जियो और BSNL। BSNL और जियो दोनों के पास एक ही लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि भारत में हम 5G नेटवर्क ला रहे हैं, तो 5G की जब हम नेटवर्क लाएंगे, कनेक्टिविटी लाएंगे, तो उसमें खर्चा होगा। वो खर्चा निकालने के लिए हम पर यूजर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति का जितना खर्चा होता है मोबाइल पे, उसको हम लाना चाहते हैं ऊपर के लेवल पे। तो वो लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम सबके ऊपर लगा रहे हैं। जो आदमी बेचारा 5G ज़िंदगी में नेटवर्क भी नहीं जाएगा उसके पास में, उससे पहले 6G वगैरह कुछ आ जाएगा, उस आदमी को या तो वो बटन फ़ोन इस्तेमाल करना, या जो SMS से मंडी का भाव लेने का काम कर रहा है, उस आदमी को आप निचोड़ रहे हो, उसका दाम महंगा कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो ताकि 5G का नेटवर्क लगाया जा सके। और वो जो 5G का नेटवर्क लग रहा है, उसकी जो 5G सेवा है, उसका दाम आप शहर वाले से वसूल रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको फ्री में दे रहे हो, लेकिन फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जिस अमीर आदमी को टारगेट करने के लिए लगाया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कॉस्ट गरीब आदमी की जेब से आपने ली है। निचोड़ के कुल मिला के ये है कि इस हिंदुस्तान में अब जो सीन हो गया है, उसमें आम आदमी का कोई पुरुष से ख्याल नहीं है। गरीब आदमी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। गरीब को खुली तरह से आप लूट सकते हो। सरकार को चाहिए माल और कमाई। GST बढ़ा दो, राज्य सरकार भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें आधा माल मिलता है। 18% GST है, 9% राज्य को मिलेगा। राज्य कह रहा है आन दो, खजाने भरने दो, उनको मोटा पैसा मिलता है। उससे फिर जब पैसा ज़्यादा आएगा तो ठेकेदार कल्याण योजना चलाइए आप। ठेकेदार कल्याण योजना चलाते हैं तो ठेकेदार भी कुछ दे देता है, और उससे नेताओं को मौज हो जाती है। एक लूट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका शिकार वो मनरेगा का मजदूर होने वाला है। यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, डायरेक्ट सब्सिडी में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, UPI पेमेंट के कारण भी दिक्कत होगी, और मंडी के भाव भी अगर आपको सीधे नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर भी बिचौलिए एक्टिव हो जाएंगे। हर तरफ एक नया करप्शन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर देश को बेहतर बनाती है, टेक्नोलॉजी अगर करप्शन को ख़त्म करती है, ऑनलाइन सुविधाओं से हमारे देश में करप्शन और बाबुओं की जो घूसखोरी कम हो रही है, तो सुविधा को बढ़ाना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए, मित्र कल्याण योजना के लिए आम आदमी को लूटने की छूट दे देनी चाहिए। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि इमीडिएटली अगर इस हिंदुस्तान को बचाना है,
गरीब की पहुंच से फ़ोन बाहर हो रहा है, महिला की पहुंच से बाहर हो रहा है, सब जगह से बाहर हो रहा है। अगर इसको बचाना है तो आपको आज की तारीख में संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे चीन में है, जैसे बांग्लादेश में है, सभी देशों में है, महिलाओं को और ग्रामीणों को सब्सिडाइज दाम पे वहाँ टेलीकॉम दिया जा रहा है। वो व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बीएसएनएल गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में टेलीफोन की सुविधा पहुंचाता था, उसको आपने नष्ट कर दिया है। और ये लोग अगर वहाँ से छीन लेंगे सुविधा, तो भारत में जो डिजिटल डिवाइड कहते हैं आप, वो खड़ा होता जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि भारत धीरे धीरे दो भारत में तब्दील हो जाएगा, एक गरीब भारत और अमीर भारत। और ये लॉन्ग टर्म में अमीर भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, जी नहीं पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।